सो जय हिंद एवरीवन। आज हम अपना जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका हम एक अच्छा सा रिवीजन करने वाले हैं केवल 10 से 15 मिनट के अंदर। ज्यादा टाइम में आपका खराब करूंगा नहीं, ठीक है। लास्ट वाले चैप्टर्स पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पहला चैप्टर भूल गए होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, ये मैं एक बार याद दिला देता हूँ, ये पता होनी चाहिए चैप्टर्स के लिए। सबसे पहले प्राइम नंबर्स आते हैं, फिर कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल और को प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, है ना। वो फैक्टर भी कौन कौन? केवल एक खुद और एक वन, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो केवल खुद से और केवल वन से डिवाइड होते हैं ना, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। अब ये एलपीएन क्या चीज है? एलपीएन होता है लीस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है। दो एमसीक्यूज वगैरह में कभी पूछा जाता है तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। दूसरे आते हैं अपने कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर हैं, उनके उल्टे जितने भी नंबर्स बचे, अब वो सारे प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो बचे वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? दो से उनके ज्यादा फैक्टर होंगे, जैसे कि 4 है। सबसे छोटा जो अपना होता है एलसीएन यानी लीस्ट कंपोजिट नंबर, वो होता है 4। यानी कि देखो 4 किसके से डिवाइड हो जाएगा? 4 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर हैं, तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ऐसे भी सीख सकते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो होता है अपना कंपोजिट नंबर, है ना। यानी भाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर्स होते हैं भाज्य संख्याएं, यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी, है ना। उसके बाद आते हैं अपने रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, परमेय और अपरमेय संख्याएं। इनके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, चैनल पे जाकर देख लेना, वो मैंने उसमें अच्छे से समझा दिया है। बाकी रेशनल नंबर्स आपको पता है पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और बाकी जो बच्चे जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, जैसे अंडर रूट 2 में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है वो सब नंबर है, √2 √3 √5 है ना, ये सब होते हैं रेशनल नंबर्स। लास्ट में आता है एक और टर्म, क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर ना अकेला नंबर नहीं होता है, उसमें क्या होता है? उसमें दो नंबर जोड़े में होते हैं, है ना। तो दो नंबर जोड़े में होते हैं, तो ऐसे नंबर जिनमें दो नंबर होते हैं जोड़े में, है ना, तो उनमें कोई एक कॉमन उनका फैक्टर ना हो। जैसे कि दो नंबर हमारे पास है 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। अब ये नहीं देखना है कि 3 तो प्राइम है और क्या कहते हैं 4 तो प्राइम नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इन दोनों में से कौन प्राइम है कौन प्राइम नहीं है। दो ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। क्या कोई ऐसा नंबर है, वन को छोड़ के, वन तो सबका ही होता है, वन को छोड़ के क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? वन को छोड़ के क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? नहीं है। यानी कि ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है ना, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। उसके बाद अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या चीज है? ये केवल एक टर्म है, कोई इसका वो नहीं है ना, केवल बस पढ़ो और भूल जाओ, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? इसमें ये लोग ये कहते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कि फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है वो, है ना, उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। बस यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं ना। कोई भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स को लिख दो उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं 60, मैंने एक ले लिया 60, ठीक है। तो 60 क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब मैं इसको इसके फैक्टराइज करूंगा, है ना, इसको फैक्टराइज करूंगा मैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ूंगा। सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे, है ना, 15। अब किससे होगा? अब 2 से नहीं होगा डिवाइड, तो अब 3 से करेंगे, 3 से क्या हो जाएगा? 5, फिर 5 से करेंगे 1, ठीक है। सही है मैंने। तो 30 कर देंगे, फिर 15, फिर 3 5 15 5 5। तो इसके देखो, तो इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हो गए? 2 2 3 और 5। तो इसके ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनको मैं क्या कहते हैं? प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दूंगा, 2 × 2 × 3 × 5। तो इस नंबर्स को मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको तोड़ देना। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पढ़ लिया? भूल लो, ठीक है। अब इसका कोई यूज नहीं है, बस याद रखना अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस तरीके से होता है। अच्छा, मैंने बताया था कि प्राइम नंबर इनके दो फैक्टर होते हैं। अब बहुत से तो नहीं, कुछ लोग यहाँ ये भी बैठे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। उनके लिए मैं अभी एलसीएम एचसीएफ से आने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद अपना चैप्टर में आता है एलसीएम और एचसीएफ, जो कि हम फिफ्थ या फोर्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटी क्लास है। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में डिफरेंस है, ये फैक्टर है ये मल्टीपल है। अब बताता हूँ फैक्टर क्या है मल्टीपल क्या है, ध्यान से सुनना अगर नहीं पता हो तो। फैक्टर क्या होता है? जैसे कोई मुझे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मुझे 6 दिया हुआ है, तो 6 को जो नंबर डिवाइड कर देंगे, इस 6 को जो नंबर डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे कि 6 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, है ना, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा और 6 कर देगा। तो 1 2 3 और 6 क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं, यानी ये नंबर 6 को डिवाइड कर देंगे तो इसके फैक्टर है। यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है, क्या कि जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो जो दिया हुआ नंबर होता है उससे हमेशा छोटे होते हैं, है कि नहीं? 1 2 3 और खुद 6 या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटे होंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स हमेशा नंबर जो दिया गया होता है उससे छोटे होते हैं।
तो ये होता है फैक्टर। मल्टीपल क्या होता है, अब जैसे 20 है या 6 ही ले लो, 6 दिया हुआ है, अब 6 के मल्टीपल क्या होंगे, तो मल्टीपल वो होते हैं जैसे कि अब ये 6 है तो 6 जितने नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो सब उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि 6 6 को डिवाइड कर देगा तो 6 6 का मल्टीपल है, 6 12 को कर देगा, 6 दूनी 12 है ना, 6 18, तो 12 को कर देगा, 18 को कर देगा, तो ऐसे करके 6 जो है वो जिन जिन नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है मल्टीपल, ये होता है फैक्टर। इनमें भी अब कंडीशन लगा दी है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। कैसे निकालते हैं वो बता दे रहा हूँ, ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। अच्छा, इसके बाद में एक जैसे 3 4 5 मिनट की एक अच्छी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना, जो देखो मैंने लिखा है वर्ड प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जो हमारे एलसीएम एचसीएफ वाले जो वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, उनके लिए हमें एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। केवल कैसे निकालते हैं उससे काम नहीं चलेगा, बाकी जो ट्रिक होती है कि मैक्सिमम दिख जाए तो एचसीएफ निकाल दो या मिनिमम दिख जाए तो एलसीएम निकाल दो, वो ट्रिक काम करती है लेकिन हर जगह काम नहीं करती है ना। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें ना मैक्सिमम लिखा होता है ना मिनिमम लिखा होता है, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए एचसीएफ एलसीएम में केवल 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा, तो मैं कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का सवाल हो तुम सारे कर लोगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये बताता हूँ एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, जो हमने यहाँ पर पढ़ा तो प्राइम फैक्टराइजेशन उस मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले 6 है तो 6 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, 2 3 6 3 कम 3 ये इसके हो गए, और 20 है इसके भी प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से काटेंगे 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10, सॉरी 5 1 जा 5, ठीक है। तो 6 के कितने हो गए, 6 के हो गए 2 इंटू 3, और 20 के कितने हो गए, 20 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आ जाओ एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम सबसे पहले एचसीएफ के लिए, हाँ पहले एचसीएफ के लिए ढूंढते हैं। देखो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ में एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, इनमें कॉमन देखो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, एक कॉमन हो गया, 3 इसमें है 3 इसमें है नहीं है, आगे कुछ उसमें है ही नहीं। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन केवल इसमें 1 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो जो इसका एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हो जाएगा 2। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर और कुछ भी जैसे इसमें 3 है इसमें भी 3 होता तो हम 3 को भी ले लेते, तो पहले ये 2 हो जाता फिर इनटू में करके 3 लिख देते। तो जो जो नंबर कॉमन आ रहा है उनको उठाते जाओ और उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे निकल जाता है एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए क्या करो ना, इनको पावर के उसमें लिख लो, जैसे 2 इंटू 3, इसमें तो कुछ है नहीं तो इसको 2 इंटू 3 लिख देंगे, क्योंकि इसमें डबल कुछ है नहीं, इसमें 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, और इंटू में 5 है ये अपना। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, देखो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि लिस्ट कह रहा था क्या कह रहा था, हम तो हाईएस्ट देख रहे हैं, कुछ नहीं, केवल बस निकालना कैसे है ये देखो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ कितने कितने अजीब अजीब शक्लें तुम्हें दिख रही है प्राणी, है ना। यहाँ मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, दोनों में ढूंढो, सब में जितने भी 2 दिए हो 3 दिए हो, सब में देखो यहाँ 2 दिख रहा है 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 5, इंटू इंटू करके लिखना है, प्रोडक्ट करना है सबका, ठीक है। 3 शक्लें मुझे दिख रही हैं अलग अलग। अब इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, पूरे में देखना, सब में, किसी एक में नहीं, पूरे में। 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 की हाईएस्ट पावर लगा दो 2। 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 5 की भी 1 ही है, तो ये 1 1। अब इनका कर दो प्रोडक्ट, 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू में 5, तो 4 3 12 12 5 60, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। तो इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ये मैंने केवल निकालना बता दिया, ठीक है, ज्यादा अंदर में नहीं गया एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, वो अगली 5 मिनट की वीडियो में, ठीक है, इसे देखने के बाद वहां पहुंच जाना, वो वर्ड प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पावर के रूप में लिख लेंगे, है ना, फिर देखेंगे पहले जितनी भी अलग अलग तुम्हें नंबर दिख रहे हैं पहले उन सबको प्रोडक्ट में लिख लो, ठीक है, उसके बाद जितनी भी हाईएस्ट पावर है वो लगा दो और उसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखो, जो जो कॉमन आता है उनका मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ आ गया। अच्छा दूसरी बात अपनी क्या आती है चैप्टर में, कि ये एक आइडेंटिटी है, क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो ए इंटू बी, ए इंटू बी, दो कोई नंबर है, एक ए है एक बी है, तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा, जैसे ये एक था और ये बी था, तो इन दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम आया उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर ए इंटू बी के बराबर होंगे। करके देख लें, 60 आया और ये 2 आया, तो ये क्या हो गया 120, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या हो गया 120, ए इंटू बी, 20 का 6 में करना, 20 छिक्के 120, ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है, ये 120 120, ठीक है। तो ये एक प्रूव आइडेंटिटी है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो इंटू बी के बराबर होता है। कुछ क्वेश्चन आती है ये प्रूव कराने के लिए, तो मैं अभी यहाँ पे मैं लिख दिया है डायरेक्टली कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बाकी प्रूव करने के लिए तो तुम नंबर देख के एलसीएम से निकाल कर प्रूव कर सकते हो। कोई 3 नंबर दिए होंगे तो उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने काट दिया। अगला अपना टाइप आता है, अपने चैप्टर में आते हैं
इस टाइप के क्वेश्चन की चेक करो, 6 की पावर n या फिर 4 की पावर n, 7 की पावर n, 10 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी ये 6 की पावर n दिख रही है तो n में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर होगा तो क्या मैं जब इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो क्या वो नंबर जो है वो 0 पर एंड हो सकता है, लास्ट वाली डिजिट 0 हो सकती है। जैसे कि कोई एक नंबर मैंने ले लिया बड़ा सा, क्या लूंगा 1 2, है ना, 1 2 3 4 0, ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया एक 12,340, ठीक है। इसके एंड में क्या आ रहा है, इसके एंड में आ रहा है 0, तो क्या ये देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, है ना। अब देखो जितने भी ऐसे नंबर होते हैं जिनका यूनिट डिजिट 0 होता है यानी जिनके लास्ट में 0 आता है तो उसके फैक्टर्स में कंपलसरी है 2 और 5 का आना। किस किस का, 2 एंड 5, इनके फैक्टर में कोई भी अगर ऐसा नंबर है जो 0 पर एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का आना मस्ट कंपलसरी है, ठीक है। अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो वो 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 और 5 होंगे तभी तो 5 2 10, एक 0 डिजिट वाला नंबर हमें मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हम कैसे प्रूव करते हैं, जैसे 6 की पावर n है ना, तो n की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ 1 2 3। तो पहले तो 6 को देखो, 6 को मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। पहले 6 को मैं क्या लिखूंगा, 6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू में 3, 2 3 6, ठीक है। इसकी पावर n, अगर मैं इसकी पावर 1 लूंगा तो ये 2 इंटू 3 रहेगा, ठीक है। इसकी पावर 2 लूंगा तो ये 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 दो बार हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, 3 पावर 4 पावर 5 पावर, है ना। तो ये 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 चलता रहेगा। कभी भी मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या, 5 नहीं आ रहा, यानी कि तुम कितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, केवल इसमें समझाने वाला, बाकी स्कूल वाले तुम्हारे में है ना या फिर तुमने जिनसे भी पढ़ा है और नए क्वेश्चन को करने का तरीका बताया होगा जो वो लैंग्वेज लिखते हैं अपनी लोग, है ना, तो उन्होंने बताया होगा, वैसे तुम कर लेना, मैंने केवल समझा दिया है ना। तो 2 और 5 लिखना भी बात यही होता है कि इनके फैक्टर्स में 2 और 5 का आना कंपलसरी है, अगर ये नहीं होंगे तो कोई भी नंबर जो है वो 0 डिजिट पर एंड नहीं हो सकता। जैसे ये 4 की पावर है ना, तो 4 को मैं तोड़ूंगा तो क्या हुआ 2 इंटू 2 और उसकी पावर n 1 2 3 कितनी कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता जाएगा, है ना। तो ये कभी भी इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। तो दो मेन बात क्या है, 2 और 5 का फैक्टर्स में आना कंपलसरी है, अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो ये 0 पर एंड नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट है। अगली अपनी एक्सरसाइज में एक इस टाइप के सवाल दिए हुए हैं ना, कुछ सवाल आते हैं कि प्रूव या फिर एक्सप्लेन करो द गिवन नंबर इज कंपोजिट, है ना। इसको या तो प्रूव करो या फिर एक्सप्लेन करके दिखाओ कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो है अपना कंपोजिट नंबर है। जैसे अपना एक एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देख के बताता हूँ। हाँ, तो अपनी जो एनसीईआरटी बुक है ना उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना, ये नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अभी कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की क्या क्या डेफिनेशन थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमें पता चला था, क्या पता चला था, कंपोजिट नंबर अगर प्रूव करना है तो दो बातें हैं अपने पास। क्या, कंपोजिट नंबर में हमने पढ़ा था कि उसके 3 फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर इसके मैं 2 से ज्यादा फैक्टर्स दिखा दूं, प्राइम फैक्टर्स अलग अलग, तो ये नंबर कंपोजिट हो जाएगा। पहली बात तो ये, वैसा नहीं करना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, है ना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में उसको मैं लिख सकता हूँ किसी भी कंपोजिट नंबर को। इसको लिख के देख लो, पता चल जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं, 13 इसमें भी है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 का 11 से करेंगे 77 प्लस 1 एक 78, ठीक है, इंटू हो जाएगा 78, ठीक है। अब देखो 78 को मिल सकता हूँ 13 इंटू 7, ठीक है, ठीक है, नहीं 13 इंटू 6, सॉरी 13 इंटू 6 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 13 अपने पास पहले से है, 78 को क्या क्या दिया 13 इंटू 6, और 13 6 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, तो इसके देखो कितने, इसके कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, इसके 3 प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 13 और इंटू 13 इंटू 6 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, तो इसका ये देखो 13 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसके 3 प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, तो इसके बाद 3 प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, तो ये नंबर कैसा है, कंपोजिट है। ऐसा करके हम प्रूव कर देते हैं, है ना। अगले टाइप के अपने क्वेश्चन आएंगे अगली वाली एक्सरसाइज में प्रूव। अब ये आ गए इरेशनलिटी के ऊपर, है ना, इरेशनल नंबर्स हमने पढ़े थे, इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। देखो इनको किस तरीके से प्रूव करते हैं याद दिला देता हूँ तुम्हें, कैसे करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। क्या करेंगे, देखो जैसे कोई भी नंबर ये इरेशनल है, हमको पता है ना, इरेशनल नंबर है, तो या तो मैं इसको इरेशनल प्रूव कर दूं कि ये नंबर इरेशनल है, या तो मैं इसको इरेशनल प्रूव कर दूं। अगर मैं इसे इरेशनल प्रूव नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है,
तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये नंबर जो है वो रेशनल नहीं है। दो चीजें हैं प्रूव करने के लिए, या तो इर्रेशनल प्रूव कर दो, कैसे भी नहीं कर पा रहे तो क्या प्रूव करो कि ये नंबर रेशनल नहीं है, इसको प्रूव कर दो कि ये नंबर रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो क्या है, फिर इर्रेशनल है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो उसी वाले सेकंड वाले मेथड से हम ये वाले सवाल करते हैं। कैसा करते हैं, इरेशनल नंबर है ना, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, पी क्यू ऐसे नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम सॉल्व करते जाते हैं, तो मैं स्कूल में किया होगा, सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इनमें तो एक कॉमन फैक्टर है, यानी जो हमने एजम्पशन किया था वो हमारा रॉन्ग था, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से, है ना। तो लास्ट में लिख देते हैं कि हमने जो हमने माना था वो हमारा गलत था, इसीलिए ये जो नंबर है रेशनल तो नहीं है, ये नंबर रेशनल नहीं है। और जब रेशनल नहीं है तो क्या है, फिर इरेशनल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसे प्रूव करते हैं। √2 √3 5 ऐसे आ गए ना। फिर उसके बाद ये इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं, 3 + 2 √5 है ना। तो या तो एक क्वेश्चन में दिया होता है कि इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है, और हमें दिया गया होता है कि हालांकि हमें पता है कि √3 जो है या फिर √5 जो है वो पहले से ही हमें पता है कि रेशनल होता है। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करेंगे, जितने भी इसमें जो इंटीरियर वाले पार्ट हैं उसको वो पी अपॉन क्यू मानेंगे, उसकी तरफ ले जाएंगे, और हमें और नीचे लिख देंगे कि वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि √5 तो एक रेशनल नंबर है, और वो जो होगा पी अपॉन क्यू वाला वो रेशनल होगा, है ना। तो रेशनल इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। तो ये भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस टाइप से हम ये वाले नंबर प्रूव करते हैं। कुछ बातें और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ये चीजें हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। या कोई भी दो अगर रेशनल नंबर है उनके बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन करवाता हूँ, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड या इनटू, है ना। तो दो अगर रेशनल नंबर है तो उनका कुछ भी करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, दो रेशनल नंबर है उनका कुछ भी करेंगे तो रेशनल आएगा। एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, दोनों ही अगर इरेशनल नंबर है और उनके बीच में अगर कुछ भी करते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो हम कैन नॉट से, तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। मैंने अभी बताया था वर्ड प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट की अभी ये दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं एलसीएम एचसीएफ समझाऊंगा अच्छे से, उसी से तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हो जाएंगे। एक बार बता भी दूंगा कि वर्ड प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर में कैसे आए हैं और तुम्हें कैसे डील करना है, उसमें अपने आप डील करना सीख जाओगे। अगला लास्ट एक और लग जाता है ना, लास्ट क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ x एंड y इज 4 देन द नंबर्स आर 4x एंड 4y। ये क्या चीज है, ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि दो नंबरों का हमें एचसीएफ दिया होता है कि इन दो नंबर है अपने पास x और y, नंबर नहीं दिए होंगे, दो नंबर है x और y, उनका जो एचसीएफ है वो 4 है। ठीक है, तो उसके बाद हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन दे देगा, जैसे उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, उन दो नंबर्स का सम जो है वो इतना है, तो हमें वो इक्वेशन बना के, है ना, 2 वेरिएबल वाली, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर निकालने पड़ेंगे। तो देखो अगर हमें एचसीएफ दिया हुआ है, दो नंबर है एक्स और वाई, तो हमारा एक नंबर 4x और 4y हो सकता है। क्यों हो सकता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ फैक्टर ही तो होता है किसी नंबर का, एचसीएफ किसी नंबर का फैक्टर होता है। तो फैक्टर अगर उनका 4 है तो 4 उनके फैक्टर में जरूर आएगा, है ना। तो मैं उसको 4 × x करके लिख सकता हूँ, 4 उसके फैक्टर में जरूर आएगा, क्योंकि 4 जो है वो x का भी एक फैक्टर है और y का भी है। लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो सही फैक्टर तो है। तो 4x के भी इसमें आएगा, 4y के भी इसमें आएगा। ठीक है, तो मैं इसको 4x और 4y करके लिख सकता हूँ। उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसकी हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने कुछ PYQ से उनमें से देखा था। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा पहला चैप्टर था रियल नंबर, जिसमें जितनी भी चीजें यूज होती हैं वो मैंने तुम्हें बता दी है। वर्ड प्रॉब्लम वाले जगह वो हम अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद उस वाली वीडियो पे आ जाना, बताना कैसी लगी। पता नहीं कितनी देर हो गई होगी, है ना, मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में। तो फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।